Welcome to Ashant Academy. My name is Aditya, and as usual, we are discussing books for class 9th biology written by Dr. P.S. Verma and V.K. Agrawal. हम इस बुक के बाकी चैप्टर्स यानी कि चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 का डिस्कशन अब तक के पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से उन वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं। अब हम अगला चैप्टर यानी कि 4th चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, जो कि आपके बुक के एग्जैक्ट अकॉर्डेंस में है और उन्हीं पेजेस को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सो दिस 4th चैप्टर इज अबाउट हेल्थ एंड डिजीजेस के बारे में है। इससे पहले कि हम इस चैप्टर को शुरू करें, एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो आपको जानना जरूरी है, जो आपको समझना जरूरी है, दैट इज हेल्थ एंड व्हाट इज अ डिजीज। So, in order to answer these questions, we have to learn that the body of all the organisms is made up of cells. Cells are active in terms of physiology, in terms of biochemistry. सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, और ये लगातार बनते रहते हैं, डिग्रेड होते रहते हैं। कभी कभी सेल से बाहर निकलकर सेल के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर पार्ट्स में भी मूव करते हैं, और इन्हीं की वजह से हमारे शरीर के जो फंक्शंस हैं वो हो रहे होते हैं। सो द एंटायर फिजियोलॉजी, एंटायर फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी इज डिपेंडेंट ऑन डायनेमिक्स ऑफ ऑल दोज सिस्टम्स। द मोमेंट व्हेन आई एम टॉकिंग टू यू, व्हेन आई एम मूविंग माई हैंड्स, और इफ आई एम इवन थिंकिंग समथिंग व्हाइल सिटिंग समवेयर आइडल, my body and the cells are constantly working. You will wonder that even when you are sleeping, जब आप सो रहे होते हैं तब भी आपके बॉडी के कई पार्ट्स लगातार काम कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हार्ट एंड सम पार्ट ऑफ योर ब्रेन दैट स्टिल कीप्स ऑन वर्किंग, एंड इवन लंग्स। सो एनी एबनॉर्मेलिटी, जब तक ये सारी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं एज दे आर सपोज टू बी, एंड इफ दे आर कोऑर्डिनेटेड वेल, एक दूसरे से बहुत अच्छे ढंग से कोऑर्डिनेटेड हैं, यू आर कंसिडर्ड टू बी हेल्दी, and that coordination as such is called as health. But any dysregulation in the biochemical system, in the physiological system, is considered to be a disease. जरूरी नहीं है कि बीमारी होने पर इंसान दिखने में बीमार ही लगे। Sometimes underlying diseases may not give very prominent symptoms. ऐसा हो सकता है कि कुछ बीमारियों में आपको symptoms नजर ना आए। One of the major issue that is not talked much is mental health. Mental health में कई लोग सामने से ठीक दिख रहे हैं, physiological function ठीक हो रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो किसी तरह के stress में हो, किसी तरह के depression में हो। That is also a disease. So health is the good state of physical and mental well-being, and any deterioration in that is called as a disease. अगर मेंटल और फिजिकल हेल्थ में किसी तरह का बदलाव या किसी तरह का चेंज आ रहा है जो कि नॉर्मल लाइफ सस्टेन करने में डिफिकल्टी प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज कॉल्ड एज अ डिजीज। तो यहीं से आपका चैप्टर शुरू होता है। इफ यू गो टू द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर, यू विल फाइंड अ बेसिक डिस्क्रिप्शन ऑफ व्हाट इज हेल्थ, एंड इन फैक्ट एन एक्टिविटी हैज बीन गिवन। यू कैन डिस्कस अमंग द ग्रुप ऑफ योर क्लासमेट्स। आप अपने क्लासमेट्स के साथ ये डिस्कस कर सकते हैं कि हेल्थ क्या होती है, डिजीज़ क्या होती है, इन चीज़ों पर और एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। इफ़ यू गो फर्दर, देन यू विल फाइंड व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ। If you are healthy, if you are good at mental and physical well-being, then you will be performing better. So whether it is a sport or it is a college exam or school exam or it is your work, if health is good, you will be performing better. लेकिन अगर हेल्थ अच्छी नहीं होगी तो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, एंड द एंटायर ह्यूमन रेस एंड इट्स डेवलपमेंट डिपेंड्स अपॉन हेल्थ। हम अगर आज आगे बढ़ रहे हैं, हमारे पास आज टेक्नोलॉजी है, हम इस वीडियो की मदद से आप तक ये सारी चीज़ें पहुंचा पा रहे हैं, सो देयर मस्ट हैव बीन ट्रेमेंडस एफर्ट्स ऑफ सेवरल थाउजेंड्स ऑफ पीपल। व्हाट इफ दे वर नॉट हेल्दी? If they are not healthy, technology and humanity will not progress at the pace at it should be. So it is very, very important, being a science student, to learn about what is good health and what is its significance. इसका मीनिंग क्या है, इसकी ज़रूरत क्या है, ये जानना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। कोई भी डिसीज़ जो है, जब कोई वेलबींग
स्टेट जो है बॉडी और माइंड की जब वो डिस्टॉर्ट होती है तो कहीं ना कहीं उस डिजीज़ के कुछ कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं। उन सिम्टम्स को आइदर थ्रू मशीन्स और थ्रू सम टेस्ट दे आर आइडेंटिफाइड, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको पहचाना जाता है। सो यूजुअली व्हेन पीपल गेट सिक दे विजिट अ डॉक्टर और अ मेडिकल प्रैक्टिशनर and they have been educated to diagnose those problems, and once they diagnose, they know suitable treatment, they give you medicines, they treat you, and you recover from those diseases. Unfortunately, some diseases are there for which we don't have any cure, like cancer. So for those diseases for which we don't have cure, researchers are still working and they are looking forward to discover new medicines and treatments. And sometimes those diseases which are uncurable, they can be lethal to individuals. उनसे डेथ भी हो सकती है। और इवन जिन डिजीज़ के लिए क्योर अवेलेबल भी है, अगर टाइम पर क्योर नहीं किया जाता है तो उससे भी डेथ हो सकती है। दैट रिजल्ट्स इन मोर्टैलिटी। मिलियंस ऑफ पीपल अक्रॉस द ग्लोब डाई एवरी ईयर एंड एवरी सिंगल डे, एवरी मिनट because of several diseases, and due to the reasons either they are not cured or there is no cure possible for that. तो ये सारी बातें हैं डिजीज़ के बारे में जो आपको जानना जरूरी है। Some of the prominent examples have been represented here through these pictures. कुछ एक एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिखाए गए हैं। मलेरिया एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसके बारे में आपने अक्सर सुना होगा। मॉस्किटो बाइट से होता है, लेकिन मॉस्किटो बीमारी को नहीं करता है। मॉस्किटो एक व्हीकल है जिसके अंदर एक और बीमारी करने वाला ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट होता है, विच वी कॉल प्लाज्मोडियम। So plasmodium is present in mosquito, and when this mosquito bites a human, then that parasite or organism goes into the liver and then RBCs, it kills RBCs, and gradually person develops symptoms like fever or many more other symptoms with the help of which it is diagnosed. So आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि मलेरिया होने पर कैसे मलेरिया होता है और किस तरह के सिम्टम्स आते हैं। A number of symptoms have been pointed out here. इसी तरह से मलेरिया की तरह न जाने और कितनी बीमारियां हैं। They are caused by various organisms. For example, fungi, bacteria, insects, nematodes, helminths, जिनकी बात हमने पिछले चैप्टर में की थी, कुछ ऑर्गेनिजम्स की, वो सारे बीमारी करते हैं। Now there are 5 important things बीमारियों से बचने के लिए या उनको समझने के लिए 5 important चीज़ें हैं जो यहाँ पॉइंट आउट की गई हैं। Fluid, fingers, flies, fields and floods. So you have to take care of these 5 F's if you want to protect yourself from diseases. फ्लूइड्स यानी कि सैनिटेशन, जो भी पानी आप पी रहे हैं, लिक्विड्स जो कंसिडर कर रहे हैं वो लिक्विड्स हाइजीनिक या साफ़ होने चाहिए। बहुत सारी बीमारियां गंदा पानी पीने से होती हैं। फिंगर्स, हमारे जो हाथ हैं वो रेगुलरली हमें वॉश करने चाहिए। और आई थिंक आप सब लोगों ने अगर कोविड जो पैंडमिक थी उसके बारे में सुना है और एक्सपीरियंस किया है तो आप ऑब्वियसली जानते होंगे कि इसने पूरे दुनिया को डिवास्टेट किया। इट वॉज devastating disease and it took lives of millions of people. So it was transmitted from human to human, and the only way to protect it from was to wear mask and to wash hands regularly. So that is also true for other diseases. If you keep your hands clean and body clean, if you are maintaining hygienic practices, you can stay away from diseases. Then flies and many other vectors, बहुत सारे छोटे छोटे इंसेक्ट हैं जो कई जगहों पर बैठते हैं, and then they carry microbes with them. Those microbes can reach our food or our body and they can cause disease. So that is another interesting, another important point to be remembered. Fields, यानी कि one should avoid going to open fields. बहुत सारे लोगों में बहुत सारी जगह habits होती हैं, they go for defecation in the open areas. That can result in spread of diseases, क्योंकि open fields में defecate करने से जो insects हैं, flies हैं, they can sit on the fecal matter, they can move to other places, they can come to houses and they can sit on the food, so they can spread several diseases. So you have to take care of fields and floods. Improper drainage of water, अगर water कहीं accumulate हो रहा है, that can also result in either growth of microbes or vectors which cause disease. उनको कर सकते हैं। So we have to remember these 5 F's in order to maintain hygiene and sanitation. And if one can maintain hygiene and sanitation, we can be away from several diseases. वो चीज़ यहाँ पर बताई गई है और आप चाहें तो
इस इलस्ट्रेशन को भी देख सकते हैं. दिस ब्यूटिफुल इलस्ट्रेशन ऑल्सो टेल्स यू दैट हाउ दीज 5 F's कैन कीप यू हेल्दी. आपको हेल्दी रखने में मदद मिल सकती है. फ्लूइड्स, fingers, flies, fields and floods. So these are 5 F's to be remembered, and that's the essence of this page of the book. If we go ahead, अगर हम आगे चलें तो इस चैप्टर में हमें देखने को मिलेगा कि पर्सनल और कम्युनिटी इश्यूज के बीच में एक ओवरलैप है. Now what does it mean? And COVID is one very good example to understand that. The diseases which are communicable, which move from one person to another, it is important that the person who is infected should remain isolated from others. Otherwise, that will be creating a danger for the community. तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बीमार होते हो, आपको कम्युनिटी के लिए कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको ध्यान नहीं रखना है. No, if you are infected with a communicable disease which can spread in the community, so you have to isolate yourself. You have to protect community. Otherwise, what will happen? You will get infected. From you, other people will get infected. And by the time you recover, the infection will again come back to you from other people. And that disease will remain persistent in a community. वो लंबे समय तक community में disease persist करने लगेगी. So it is a mutual responsibility of all of us so that we prevent community spread of any disease and we take care of communicable diseases particularly. और इन चीज़ों से बचने के लिए कम्युनिटी की जिम्मेदारी भी होती है. आपने देखा होगा कि अगर आप सिटीज़ में रहते हैं तो सुबह सुबह गाड़ी आती है जो कूड़ा लेकर जाती है. द गार्बेज वैन फ्रॉम म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इट हैज़ अ कैरेक्टरिस्टिक साउंड. यू कैन रिकग्नाइज विद दैट बेल. आपने देखा होगा कि सुबह उसमें कूड़ा डालते हैं. वेयर डज इट टेक दैट गार्बेज? कभी आपने नोटिस किया कि वो गार्बेज कहाँ जाता है, उसके साथ क्या होता है? दैट्स द एक्टिविटी हियर. You can talk to your friends, you can talk to your teachers, or maybe to the person who's carrying that garbage, and you can ask what happens to that garbage. That is taken to a place and then it is properly managed by decomposition or converting into less harmful compounds. Similarly, आपके घरों में जो पानी आ रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई भी पानी सप्लाई के लिए आता है और आप उसे पी लेते हो. यूजुअली अर्बन एरियाज़ में, सिटीज़ में आप देखते हैं कि घरों में लोग वाटर प्यूरीफायर्स लगा कर रखते हैं. ऐसा नहीं है कि वो टैप वाटर डायरेक्टली पी लेंगे, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि टैप वाटर कंटामिनेटेड हो. हालांकि कुछ लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है उस तरह के वाटर प्यूरीफायर लगाने की. तो ये भी कम्युनिटी की एक जिम्मेदारी है, ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस वाटर को प्यूरीफाई करके लोगों तक पहुँचाए. सो दैट इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कम्युनिटी एंड पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी विच हैज़ बीन टॉक्ड अबाउट. तो यहाँ पर इस चैप्टर में फिर हेल्दी और डिजीज़ फ्री लाइफस्टाइल के कुछ डिफरेंसेस दिए हैं. कैसे आप पहचानेंगे कि कोई इंडिविजुअल हेल्दी है या डिजीज़ फ्री क्या है. इन चीज़ों को आप थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं इस टेबल की मदद से. हेल्दी होना, इट इज़ द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग. जबकि डिजीज़ फ्री होना, इट इज़ द एब्सेंस ऑफ डिस्कम्फर्ट और डिरेंजमेंट इन एनी पार्ट ऑफ द बॉडी. तो इस पूरी बात का मतलब ये है कि अगर कोई डिजीज़ फ्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हेल्दी है. हो सकता है कि किसी का आज किसी पड़ोसी से झगड़ा हुआ हो और वो मेंटल स्ट्रेस में हो, तो उसको बीमारी तो नहीं है लेकिन वो स्ट्रेस में है. दैट इज़ नॉट अ सोशल वेलबींग स्टेट. सो दैट इज़ द पॉइंट विच हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड हियर. अ पर्सन हु इज़ डिजीज़ फ्री मे नॉट ऑलवेज बी हेल्दी. हेल्दी होने का मतलब आपको फिजिकली, सोशली, मेंटली आपकी स्टेट जो है वो वेलबींग की है. दैट हैज़ बीन हाईलाइटेड हेयर इन दिस टेबल. यहाँ पर ये बात की गई है. अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डिजीज़ और उसके कॉजेज़ के बारे में. आखिर बीमारियाँ क्यों होती हैं, उनके पीछे के अंडरलाइंग कॉज क्या होते हैं, किस तरह से बीमारियाँ होती हैं. तो एनी गेस अबाउट एनी डिजीज़ विच यू हैव एनकाउंटर्ड इन योर लाइफ? अब तक आपने अगर कोई डिजीज़ एक्सपीरियंस की है, गॉड फॉरबिड इट शुड नॉट हैपन, बट एनी हाउ इफ़ यू हैव गॉट कॉट विद एनी डिजीज़, then do you remember why that disease was caused to you and what was the underlying reason behind it? Can you recognize that? You can send your answers in the chat. If you understood this question, आप chat में इन questions को भेज सकते हैं, answers भेज सकते हैं इस question के. तो इन्हीं causes के बारे में हम डिटेल में अब discussion करेंगे कि diseases को इन causes के basis पर कैसे categorize कर सकते हैं और क्या-क्या reasons हो सकते हैं diseases के होने के. But we will do that after a short break.
वेलकम बैक टू एशांत अकेडमी। वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 4 ऑन डिजीजेस। एंड ब्रेक से पहले हमने डिजीज़, हेल्दी लाइफस्टाइल्स, डिजीज़ के जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कम्युनिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और डिजीज़ का मीनिंग समझा था। लेकिन अब हम बात करेंगे डिजीज़ के कॉजेज़ की, आखिर डिजीज़ क्यों होती है। तो अगर इस पेज पर हम आगे बढ़ें तो हम देखेंगे कि डिजीज़ के जो सोर्सेज हैं, they can be classified into two important categories: internal or intrinsic factors. So we can have some factors which are arising from inside the body. ऐसा जरूरी नहीं है कि बीमारी किसी बाहरी फैक्टर से, एक्सटर्नल फैक्टर से हो, but it is also likely that disease can happen from within. There can be malfunction in any part of the body. There can be malfunction in the genetic makeup of an individual. हो सकता है कि बर्थ के टाइम से ही किसी इंडिविजुअल में कोई डिफेक्टेड चीज़ हो, डिफेक्टेड मेटाबॉलिज्म हो, तो उससे भी बीमारियां हो सकती हैं। तो ऐसे कॉजेस जो शरीर के अंदर से आते हैं वो क्या कहलाते हैं? दे आर कॉल्ड एज इंट्रिंसिक फैक्टर्स और इंटरनल फैक्टर्स। एंड व्हाट दोज इंक्लूड? दे इंक्लूड माल फंक्शनिंग और इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ बॉडी पार्ट्स, जैसे कि हार्ट, किडनी, लिवर, लंग्स। इन सब की अगर माल फंक्शनिंग होती है, काम करने में थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ हो जाती है, खराबी आ जाती है, दैट कैन कॉज डिजीज। So there can be some abnormalities by itself. Generally when people get aged, जैसे जैसे लोगों की एज बढ़ने लगती है, usually organs get older and new cells cannot be replenished. So there are chances that some of the organs will start malfunctioning, and that is considered as one important factor. Then another important part is genetic disorder. कभी कभी कुछ हमारा जो जेनेटिक मेकअप है, यानी कि हर सेल के अंदर डीएनए है, उस डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है किसी भी इंडिविजुअल के बारे में, उसके फंक्शनिंग के बारे में। सो इफ बाय चांस देयर इज एनी चेंज और डैमेज इन द डीएनए इटसेल्फ, दैट कैन रिजल्ट इन सम सीवियर डिसऑर्डर्स। इट डज नॉट हैपन वेरी फ्रीक्वेंटली बिकॉज वी हैव लार्ज part of DNA which is not coding for anything. So if a change happens in that area, it would not cause a disease. But if it is affecting the part which is responsible for functioning, then it will cause a disease. So genetic disorders, बहुत सारे genetic disorders होते हैं। कुछ hormonal imbalances होते हैं। बॉडी में हार्मोन्स जो हैं हमारी शरीर के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर हार्मोन्स कम सिक्रीट होंगे तब भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ज़्यादा सिक्रीट होंगे तब भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो यू कैन फाइंड दोज एग्जांपल्स हियर इन टेबल नंबर 2 विच आर कॉज्ड बाय आइदर हाइपर सिक्रीशन और हाइपो सिक्रीशन। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ डिजीज कॉल्ड ग्रेव्स डिजीज। थायराइड हार्मोन के ज़्यादा सिक्रीशन हाइपर सिक्रीशन से होती है। क्रेटिनिज्म, that is caused by again thyroid hormone ज़्यादा secrete होने से। Then two diseases called Addison's disease and diabetes, they are caused by hyposecretions of hormone aldosterone and insulin respectively. So there are intrinsic causes. Apart from that, fourth intrinsic causes malfunctioning of immune system. हमारा शरीर जो है बहुत सारी बाहर की चीज़ों से फाइट करता है, लड़ाई करता है। So if there is a failure of that immune system somehow, then in that case also we can develop some malfunctioning in the body, especially allergies. अब एलर्जी हर किसी को तो नहीं होती, आपने गौर किया होगा। किसी को जो है डस्ट में चला जाता है, उसको स्नीजिंग आने लगती है, किसी को नहीं आती है। So that's because somebody is having compromised immune system. So if there is malfunction or there is a compromisation of immune system, those people can also develop allergies or diseases. But they are again internally controlled, so they are intrinsic factors. So I hope आपको intrinsic factors समझ आ गया. Now if we look at overall classification of the diseases before we go to the extrinsic factors, हम extrinsic factors की बात करें इससे पहले अगर हम डिजीज़ के क्लासिफिकेशन को देखेंगे तो हम डिजीज़ को आप देखिए कुछ इस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं 7 कैटेगरीज में। डिजीज़ जो है वो फिजिकल हो सकती हैं, टेम्परेरी या परमानेंट डैमेज हो जाए, चोट लग जाए, फ्रैक्चर हो जाए, ऑल दीज थिंग्स आर कॉल्ड एज फिजिकल डिजीजेस, ट्रॉमा भी बोलते हैं उसको। देन कुछ डिजीजेस इन्फेक्शियस होती हैं। इन्फेक्शियस का मतलब होता है कि किसी पैथोजन का इन्वेजन हो जाता है, कोई बाहर से पैथोजन आ जाता है, बीमार करने वाला एजेंट आ जाता है, एंड दैट एजेंट इन्वेड्स द बॉडी, वो अटैक कर देता है बॉडी पे, इट रेप्लिकेट्स इनसाइड द बॉडी एंड देन कीप्स ऑन किलिंग द सेल्स और डैमेजिंग द बॉडी पार्ट्स।
that is called infectious disease. Then there can be some deficiency diseases. We need a lot of nutrients in our body every day, and they have to be present in suitable amounts. Your parents, your mom will be knowing all about these and they will be communicating to you those things. आपकी मम्मी बोलती है ना, देखो कि सब्जी भी खाना है आपको, हरी सब्जी भी खाना है, दूध भी पीना है, मिल्क भी लेना है, सैलड भी खानी है. So she has knowledge about all those things, that what you need every day. So you should develop those habits to take proper nutrition, because if you don't take those things, then your body might develop symptoms for deficiencies. Certain things might be deficient and they can result in diseases. So that's called as deficiency disease. Then as there are genetic causes of diseases, those are called as inherited, which pass on from one generation to another. There are some degenerative diseases which are related to age. As people age, some of the body parts they degenerate gradually. वो धीरे धीरे अपने आप को replace नहीं कर पाते हैं, अपनी cells को, नई cells नहीं बनती हैं, तो organs degenerate हो जाते हैं. They are called degenerative diseases. Then there are some mental diseases which do not affect the body parts as such, but they affect your mental well-being. For example, depression. इस तरह की बीमारियां mental disease कहलाती हैं, psychological diseases कहलाती हैं. Then we have some social diseases also. Social diseases will affect the social well-being. Some people are very happy being social and they are interacting with community and they are feeling very happy about it. But sometimes people develop, due to some psychological issues or due to being introvert, some people develop these diseases called social disease. In fact, nowadays, every one of you are using social media, Facebook and lot of other things. So they have posed important challenge. इन सब चीज़ों ने मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ दोनों पर चैलेंज पोज किए हैं, क्योंकि जो लोग लगातार उसी चीज़ में लगे हुए हैं, दे आर नॉट इंटरैक्टिंग विद सोसाइटी, दे आर नॉट गोइंग फॉर आउटडोर गेम्स. तो धीरे धीरे क्या होता है, यू टर्न आउट इनटू अ वर्चुअल वर्ल्ड एंड दैट कैन अफेक्ट मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग. So I'm not discouraging in this video to use technology and other things, but excessive use of these things is considered to be a threat for mental and social well-being. So these are categories of diseases, and you can see some examples, some pictures here of the either agents or patients. HIV infected people with a disease called AIDS, malaria, which is caused by mosquito, polio. You can see a virus here, and then you can see cholera patient. So there can be several type of diseases, कई तरह के diseases हो सकते हैं. तो हमने इंट्रिंसिक फैक्टर्स की बात की और डिजीजेस की क्लासिफिकेशन की बात की. अब हम एक्सटर्नल फैक्टर्स की बात भी करते हैं. एक्सट्रिंसिक फैक्टर यानी कि बाहर से ऐसे कौन से कॉज होते हैं जो बीमारी कर सकते हैं. सो बाहर से होने वाले कॉजेज में ये चार चीज़ें यहाँ पर मेंशन की गई हैं. लेट मी zoom in for you. You have unbalanced diet और inadequate diet, जिसकी बात मैं अभी कर रहा था कि अगर डाइट में सारे कंपोनेंट्स प्रॉपरली ना हो जिनकी आपको ज़रूरत होती है, it can result in deficiency diseases. Disease causing microorganisms, this is one large group which we call infectious diseases, where a parasite or a pathogen comes into body and then it rapidly divides and it keeps on invading different cells. Those are called as infectious diseases. Some diseases can be caused by environmental pollutants. ऐसा भी होता है कि pollution से भी diseases होती हैं. Tobacco, alcohol, narcotic drugs, इन सब के consumption से भी psychological और respiratory diseases होने का खतरा रहता है. So there are many examples. यहाँ पर आपको बहुत सारे examples देखने को मिलेंगे. They have been represented here. Kwashiorkor, marasmus, obesity, night blindness, beriberi. Many of them are nutritional diseases caused by nutritional deficiency. Then measles, chickenpox, tuberculosis, pneumonia. These are all infectious diseases. And you have some skin diseases, conjunctivitis, rabies. ये भी infectious diseases में ही आती हैं. तो disease causing microorganisms जो हैं वो बहुत तरह के होते हैं. Broadly speaking, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में या तो वायरस एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है और दूसरा जो है दैट इज़ बैक्टीरिया. ये दो कैटेगरीज हैं जो बहुत सारी डिजीजेस कॉज करती हैं. बट बिसाइड्स वायरस एंड बैक्टीरिया देर आर सम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक प्रोटोजोन्स. होप यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस चैप्टर.
हमने जब क्लासिफिकेशन की बात की थी तो वहाँ मोनेरा क्लास थी, उसके अंदर मोनेरा फाइलम जो किंगडम था उसके अंदर बैक्टीरिया की बात की थी, लेकिन प्रोटिस्टा में कुछ प्रोटोजोन्स थे। तो प्रोटोजोन्स भी हैं जो बीमारी करते हैं, जैसे कि मलेरिया करने वाला जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ अ प्रोटोजोन, इट इज़ नॉट अ बैक्टीरिया। स्लीपिंग सिकनेस करने वाला एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है दैट इज़ अ प्रोटोजोन। सो कई सारी डिजीजेस प्रोटोजोन से भी होती हैं। और इनएडिक्वेट डाइट की तो हम बात कर ही चुके हैं, उसके बारे में यहाँ एम्फसाइज किया गया है। आपकी डाइट में बहुत सारी चीज़ें होनी चाहिए डेली डाइट में। देयर शुड बी प्रोटीन, देयर शुड बी सेवरल विटामिन्स, मिनरल्स लाइक आयरन, फ्लोरीन, आयोडीन। एंड अगर ये एडिक्वेट अमाउंट में नहीं होंगे सो व्हाट विल हैपन, यू कैन सी इन दिस टेबल। आप यहाँ इस टेबल में देख सकते हैं, इफ़ यू डोंट टेक दीज थिंग्स इन प्रॉपर अमाउंट्स then you might suffer from these diseases and they might have some characteristic symptoms like, एक एग्जाम्पल यहाँ पर देना चाहूँगा, विटामिन सी जो है इसकी कमी से होने वाली एक बीमारी कहलाती है स्कर्वी। बहुत पहले जब लोग शिप्स पे लंबी जर्नी करते थे तो शिप पे क्या है, रोज़ रोज़ फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश वेजिटेबल तो आ नहीं सकती हैं। अगर वो 6 महीने की जर्नी कर रहे हैं तो एक साथ ही फ्रूट और वेजिटेबल रखेंगे। तो जनरली विटामिन सी जो है सिट्रस फ्रूट और वेजिटेबल्स में होती है। सो यूजुअली दे सफर्ड फ्रॉम डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन सी। और ये देखा गया कि जब विटामिन सी की कमी होती है सो दे सफ़र फ्रॉम ड्राई स्किन एंड देन जनरली ब्लीडिंग गम्स एंड ब्लीडिंग दीज लिप्स। सो दैट डिसीज वॉज देन आइडेंटिफाइड, ये डिसीज़ आइडेंटिफाई की गई थी विटामिन सी की डेफिशिएंसी से। ऐसी और भी विटामिन की डेफिशिएंसी से बीमारियां देखी गई। आयरन हमारे शरीर में ब्लड के अंदर हीमोग्लोबिन बनाने के काम आता है। इफ़ वी डोंट हैव सफिशिएंट हीमोग्लोबिन तब क्या होगा, आप सीढ़ियाँ दौड़ रहे हो, चल रहे होगे, दौड़ रहे होगे तो बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी एडिक्वेट, आप हाँफने लगोगे, आप कभी दौड़ नहीं पाओगे, रेस में जीत नहीं पाओगे इफ़ यू डोंट हैव सफिशिएंट हीमोग्लोबिन। So these are very very important things. Don't consider this as merely a chapter. आप ये मत समझिए कि सिर्फ एक बुक का चैप्टर है और आपको एग्जाम में पास होना है। This is a real life lesson which can improve the quality of your life. अगर आप अभी इन चीज़ों को समझ जाएंगे तो आपकी लाइफ की जो क्वालिटी है वो काफ़ी improve हो सकती है and you can understand what kind of sufferings one can have if there are diseases and you can avoid them. So apart from extrinsic and intrinsic causes, we also have some intermediate causes. कुछ intermediate causes भी होते हैं diseases के, which have been defined here, like you might have unclean or contaminated hands, or you can have unclean food. So that might be considered as an intermediate cause, जहाँ पर पूरी तरह intrinsic भी नहीं है, पूरी तरह extrinsic भी नहीं है, like alcohol consumption. So alcohol consumption is an external agent but that can result in malfunctioning of the liver. तो liver की malfunctioning हो जाती है and that is an internal cause. So there can be combined causes or intermediate causes also for the diseases. Now this entire thing what we have discussed so far can be summarized with the help of a table here. इस table की मदद से हम overall बीमारियों को categorize कर सकते हैं और आप समझ सकते हैं कि बीमारियां किस तरह से रिप्रेजेंट की जा सकती हैं। या तो बीमारियां कॉन्जेनाइटल होती हैं या एक्वायर्ड होती हैं। कॉन्जेनाइटल का मतलब है दे विल बी प्रेजेंट बाय बर्थ, सो वेरी लिटिल यू कैन डू टू क्योर देम because they are generally because of the genetic abnormalities or nutritional deficiency when mother was pregnant. So they are called as congenital, but acquired diseases are acquired during the lifetime. They are not present since the beginning or since the birth, and they can further be divided into two categories. Either they will be infectious, मतलब वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा सकती हैं, कम्युनिकेबल हो सकती हैं, या फिर वो नॉन कम्युनिकेबल होंगी, नॉन इन्फेक्शियस होंगी. The non-communicable diseases can again be divided into several categories. न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी हो सकती है, जैसा कि हमने अभी टेबल में देखा, अलग अलग न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होने वाली बीमारियां. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, मेटाबॉलिज्म प्रॉपर नहीं हो रहा है उसकी वजह से डिजीज हो सकती हैं. डिजेनरेटिव डिसीजेस, बॉडी के कुछ पार्ट्स डिजेनरेट हो सकते हैं, कुछ ऑर्गन्स, जनरली एजिंग रिलेटेड, या फिर कैंसर जैसी बीमारियां. Cancer can also be a disease which is non-infectious or non-communicable. Then metabolic allergies can be certain diseases. Injury or trauma, that can be another type of disease. अचानक से फ्रैक्चर हो गया, एक्सीडेंट हो गया, ये सारी चीज़ें भी डिजीज़ में आती हैं.
Whereas infectious diseases जो हैं उनमें भी दो कैटेगरीज होती हैं. वन इज contagious, जो बहुत तेजी से डायरेक्ट कांटेक्ट से एक दूसरे के फैल जाती हैं. एंड very well, you are very well aware that COVID pandemic was one of the example of a contagious disease which was spread through the direct transmission. But not every communicable disease spreads through direct contact. For example, malaria. If you are sitting with a person who is infected with malaria, it does not mean that you will get infected with malaria, because it requires some vectors. Unless a mosquito bites malaria infected person and then the same mosquito comes and bites a healthy person, malaria cannot spread. So in some cases, non-contagious or indirectly transmitted diseases are also communicable. But the most damaging or the highest threat to society or community is through contagious diseases. तो अगर आपको इस बात की नॉलेज है कि कौन सी डिजीज़ कॉन्टेजियस है, कौन सी कॉन्टेजियस नहीं है, तो आप अवेयर हो सकते हैं, अलर्ट हो सकते हैं, एंड यू कैन डेवलप द मीन्स टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ एंड अदर्स फ्रॉम दैट डिजीज़. इसके अलावा कुछ और टर्म्स हैं डिजीज़ से रिलेटेड, जैसे एक्यूट और क्रोनिक. जो बीमारियां बहुत शॉर्ट स्पैन में जल्दी हो जाती हैं और जल्दी बीमार कर देती हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्यूट डिजीजेस. दैट मीन्स the symptoms of those diseases appear very quickly as soon as the infection occurs. For example, most of the communicable or infectious diseases. But some are chronic diseases which occur in a very long time and their symptoms appear after a very long time. Maybe like diabetes, heart related diseases. ये सारी chronic diseases हैं. लेकिन अगर हम मलेरिया की बात करें, कोविड की बात करें, इन्फ्लुएंजा की बात करें, ये सब acute diseases हैं जो बहुत जल्दी symptoms कन्फर कर देती हैं. सो एट द एंड वी हैव सम टेबल्स हेयर जिनसे आपको और आइडिया मिल सकता है एक्यूट और क्रोनिक डिजीजेस के बारे में. देन वी हैव फ्यू मोर कैटेगरीज ऑफ डिजीजेस लाइक कंजेनाइटल विच आर थ्रू बर्थ, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं. एक्वायर्ड जो किसी दूसरे इंडिविजुअल के थ्रू होती हैं, दिस इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द टेबल, हमने ऑलरेडी टेबल में देखा. एंड फाइनली यू कैन ऑल्सो हैव अ लुक एट the table to understand more about what is infectious and what is non-infectious. So let me summarize what we have learned in this video. This was about diseases and the health of humans. Health और diseases के बारे में था. हमने ये चैप्टर हेल्थ और डिजीज़ की डेफिनेशन से शुरू किया था और उसके बाद हमने डिजीज़ेस के कॉजेज़ के बारे में समझा. फिर फाइनली हमने डिजीज़ेस के क्लासिफिकेशन को देखा और उसके फैक्टर्स जो गवर्न करते हैं, जो डिजीज़ करते हैं, उनके बारे में भी सीखा. वी लर्न दैट देर आर एटलीस्ट 3 डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स. आइदर देयर कैन बी इंट्रिंसिक फैक्टर, बीमारियां अंदर से किसी चेंज की वजह से हो सकती हैं, और देयर कैन बी एक्सट्रिंसिक फैक्टर, बाहर से कोई फैक्टर हो सकता है. देन दे कैन बी आइदर कम्युनिकेबल और दे कैन बी नॉन कम्युनिकेबल. एंड वी लर्नड सम इम्पॉर्टेंट लेसन्स अबाउट आवर लाइफ, दैट द हेल्दी वेल-बीइंग is good for society, good for the development of a nation, and good for development of a family. So I believe that you will take care of your health and you will learn how to stay healthy and how to protect your society. That was all in this video. I hope you are enjoying learning through this book and these videos are assisting you in understanding of the book. We will be back with more interesting videos and we will continue learning page by page description of this book. Until then, you can like, share and subscribe the channel. And you might press the bell icon for regular updates. Thanks for watching. All rights reserved. This video has been prepared for educational purposes only. No part of it may be reproduced or copied without the permission of the copyright holder.